बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य वृषाली जैन की लिखी कहानी मेरे हिस्से का आसमान। अपने कमरे के बाथरूम के बाहर श्रीधर घबराहट में इधर से उधर चल रहा था। अंदर से आ रही उल्टियों की आवाज से उसका मन बैठा जा रहा था। मानू, मुझे अंदर आने दो प्लीज। मान्या इस वक्त अपनी प्रेगनेंसी के 6ठे महीने में थी और अपने ऑफिस से मैटरनिटी लीव ले चुकी थी। उसकी कच्ची तबीयत को लेकर श्रीधर बहुत परेशान था। लगभग रोज ही सुबह मान्या की तबीयत बिगड़ती और श्रीधर ऑफिस के लिए लेट हो जाता। मैं ठीक हूं बाबा, तुम इतना परेशान मत हुआ करो। टॉवल से मुंह पोंछती हुई मान्या बाहर आते हुए बोली, रोज लेट हो जाते हो, आज फिर कैब मिस हो जाएगी। नहीं होगी, काम भी तो तुम लोगों के लिए ही करता हूं। श्रीधर ने मान्या का हाथ थाम कर बिठाते हुए कहा। 2 साल की शादी में श्रीधर और मान्या ने अपनी गृहस्थी बड़े सीधे ढंग से बसा ली थी। नोएडा में रहते थे। दोनों का अपना अपना सेटल्ड काम था। एक दूसरे को खुद ही पसंद किया था। दोनों के घर वालों ने कोई खास मुखालफत नहीं की थी और बड़े ही सादे ढंग से दोनों की शादी हो गई थी। श्रीधर पिछले 10 साल से दिल्ली में था। दादा यानी बड़े भैया ने आशीर्वाद के साथ कुछ रुपए और नसीहत एक पोटली में बांध कर दिए थे और कानपुर से दिल्ली यूनिवर्सिटी भेज दिया था पढ़ने। उसके बाद श्रीधर ने अपनी जिंदगी खुद ही बनाई थी। पहले ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर नौकरी, फिर मान्या। कोशिश की थी कि दादा से जितना कम हो उतनी मदद ले। मान्या का हिसाब कुछ अलग था। वो दिल्ली की ही थी। पोस्ट ग्रेजुएशन में साथ पढ़ती थी। क्लास में सबसे तेज थी। कब उससे मदद लेने का सिलसिला ज़रूरत से आदत बन गया था, न श्रीधर को पता चला न मान्या को। बस एक रोज़ श्रीधर ने मान्या को कैंटीन के बाहर घास पे कॉफ़ी पीते हुए कहा था, बहुत नहीं है मेरे पास देने को, दिल्ली रहना चाहता हूँ, अपने लिए कुछ बड़ा करना चाहता हूँ और चाहता हूँ जो करूँ उसमें तुम साथ हो, शामिल हो और खुश हो। साथ चलोगी? मान्या ने हाँ कर दी थी। उस रोज से दोनों ने अपने अपने तरीके से अपनी आज की जिंदगी प्लान करनी शुरू कर दी थी। जिंदगी की कुछ ज़रूरतें थीं और कुछ ख्वाहिशें जो अधूरी थीं, लेकिन एक साथ जिंदगी पूरी थी। मान्या को सेटल करके श्रीधर ऑफिस जाने को उठा ही था कि उसका फ़ोन बजा। दादा थे। दादा वीकडे में कभी फ़ोन नहीं करते थे। संडे के बंधे हुए कॉल पर बस बिट्टू कैसा है और बात मैं अच्छा हूँ, मान्या भी अच्छी है, आप सब कैसे हैं के बाद ख़त्म हो जाती थी। इतनी सवेरे तो उसको याद भी नहीं कि दादा का फ़ोन कब आया था। दादा सब ठीक तो है? श्रीधर ने फ़ोन उठाते ही कहा। मान्या भी उठकर बैठ गई। बंटवारा हो रहा है बिट्टू, अगली ही गाड़ी से चला। श्रीधर कुछ न बोल सका था। उस दिन उसकी ऑफिस की कैब मिस हो गई। श्रीधर फोन रखकर वहीं दरवाजे के पास कुर्सी पर बैठ गया। मान्या को उसने बस इतना कहा था, दादा ने घर बुलाया है, कहते हैं बंटवारा हो रहा है। इसके आगे वो कुछ बोल ही नहीं पाया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रिएक्ट कैसे करे। दादा ने कभी कहा ही नहीं कि घर में कोई दिक्कत भी है। यूं अचानक तो बंटवारे की बात नहीं हो गई होगी ना। दीवार पर सर टिकाए उसके ख्याल 300 मील दूर उसके घर में थे। अचानक दादा का चेहरा आंखों के सामने नाच रहा था। बड़ी भाभी की मीठी झिड़की याद आ रही थी। छोटे भैया का रूखापन भी महसूस हो रहा था। शादी के बाद वो एक ही बार मान्या को लेकर घर गया था। छोटे भैया की खटास वो मान्या और अपने रिश्ते में घोलना नहीं चाहता था। श्री, अब क्या? मान्या ने पानी का ग्लास थमाया तो श्रीधर अपने ख्यालों से बाहर आया। कानपुर जाना जरूरी है मानू, पर तुम्हें यूं अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैं सोचता हूँ दादा से कह दूं कि हम दोनों आएंगे। मैं चल सकती हूँ, सच में। श्रीधर ने अपने और मान्या के लिए
एक हफ्ते का सामान बांधा। ऑफिस में फैमिली इमरजेंसी की बात भी बता दी थी। दादा ने कुछ कहा, बंटवारा क्यों हो रहा है? सामने बैठी मान्या बोली, नहीं, बस बोले हाईवे के पास वाली ज़मीन का सौदा कर दिया है, बाकी के लिए वहाँ जाना होगा। मान्या को कोई दिक्कत ना हो इसलिए श्रीधर ने सेकंड एसी में टिकट कराई थी। सुबह जब दोनों स्टेशन पर उतरे तो दादा ही लेने आए थे। श्रीधर से थोड़े लंबे थे वो। उनका चौकोर चेहरा भाव विभीन था। सादे काले चश्मे के पीछे से ताकती उनकी गहरी भूरी आंखें, जिनमें दुनिया भर का ज्ञान झलकता था, आज उदास थीं। दादा श्रीधर से 20 साल बड़े थे। माँ बाबा का तो चेहरा भी नहीं याद था। याद थे तो बस दादा और बड़ी भाभी। दादा को देखते ही श्रीधर ने उनके पैर छुए। दादा ने बीच में ही रोक दिया। माफ करना बेटा, ऐसी हालत में इतना दूर बुला लिया। कुछ देर बाद श्रीधर अपने बचपन के घर के सामने खड़ा था। घंटी दादा ने बजाई थी। अभी बस दरवाजा खुलेगा और बड़े से आंगन के बीच उसे तुलसी का चौरा दिखेगा। खाट पड़ी होगी जिस पर बड़ी भाभी ने मिर्चें सूखने को डाली होंगी। पर जब बड़ी भाभी ने दरवाजा खोला तो श्रीधर पांव अंदर ही नहीं रख पाया। आंगन में सारी रसोई बिखरी पड़ी थी और सामान की गिनती चल रही थी। श्रीधर के बचपन का आंगन बट रहा था। सामने का नजारा देखने में वो बड़ी भाभी के पैर छूना ही भूल गया था। वो तुलसी का चौरा जिसके इर्द गिर्द वो बड़े भैया के बेटों के साथ खेलता था, सामान से पटा पड़ा था। 2 लोग सामान नोट कर रहे थे। खाट की जगह छोटी भाभी कुर्सी डाले बैठी थी। बिट्टू, बड़ी भाभी की धीमी सी आवाज ने उसका ध्यान खींचा। भौजी, श्रीधर झुकते हुए बोला। बड़ी भाभी ने प्यार से सर पे हाथ फेरा और मान्या और उसकी आरती उतारी। फिर धीरे से मान्या का हाथ थामकर उसे अंदर ले गई। थक गए होगे दोनों, तुम लोग कमरे में चलो, हम चाय भिजवाते हैं। श्रीधर अपने बचपन के कमरे में था। कमरा हालांकि अब दादा के बेटे इस्तेमाल करते थे, लेकिन उसे हमेशा ही बिट्टू चाचा का कमरा कहा जाता था। मान्या को आराम से लिटाकर श्रीधर कमरा निहार रहा था। कांच की एक अलमारी में उसकी जीती सारी ट्रॉफी, सारे सर्टिफिकेट बड़े करीने से लगा दिए गए थे। बड़ी भाभी खुद ही चाय लेके आई। आप क्यों लाई भाभी, हमें आवाज दे दी होती। श्रीधर आगे बढ़ते हुए बोला। काहे, जब एग्जाम की तैयारी करते थे तब हम नहीं लाते थे चाय। वो मुस्कुरा दिया। भाभी मान्या से बात करने में लग गई। श्रीधर घर के पिछले वाले हिस्से में चला गया। वहाँ घर से ही लगी अपनी बड़ी जमीन थी और उस पर अब भी खेती होती थी। घर की सारी सब्जियां वहीं उगाई जाती थीं। वो एक मिर्ची तोड़ने के लिए झुका तो खेत के किनारे दादा को बैठे देखा। श्रीधर को याद था कि जब वो छोटा था तब पीछे इतनी बसावट नहीं थी। पीछे सड़क दौड़ा करती थी और सड़क पर दौड़ते थे ट्रक। दोस्तों के साथ उसने चलते ट्रक के पीछे लटकना सीख लिया था। एक दिन दादा ने देख लिया। उसके बाद जो धुनाई हुई थी कि दोबारा कभी ट्रक के पीछे दौड़ने की हिम्मत ही नहीं हुई। याद है दादा कितना मारा था आपने यहीं ट्रक पे लटकने के लिए? श्रीधर ने पीछे से जाते हुए कहा। दादा ने बगल में हाथ थपथपाकर बैठने का इशारा किया। मेरी जान हलक में आ गई थी उस दिन बिट्टू। उस एक पल में लगा मर जाऊंगा। तू था ही नालायक, दादा मुस्कुराते हुए बोले। वो तो मैं अब भी हूं। दादा हंस पड़े। उन्होंने श्रीधर की पीठ पर हाथ रखा। फिर दादा अचानक शांत हो गए। कुछ देर दोनों भाई यूं ही चुपचाप बैठे रहे कि अचानक घर के अंदर से चीखने की आवाजें आने लगी। आ गया ना आपका लाडला, अब कराओ फैसला, घर बेचेगा कि दुकान? छोटे भैया थे, बड़ी भाभी से जिरह कर रहे थे। दादा तेजी से अंदर गए। मैं अब भी इस घर का बड़ा हूं कुमार। मेरे घर में मेरी पत्नी से ऊंची आवाज में बात मत करना। मैं पहले भी कह चुका हूं, हम ये घर बेचेंगे। बिट्टू अभी आया है, बात करते हैं कुछ देर में। श्रीधर के पैरों तले की जमीन छिन गई। दादा उसका बचपन का घर बेच रहे थे। बड़ी भाभी की आंखें छलछला आई थीं। छोटे भैया वैसे भी उनसे खार खाते थे और अब भी उखड़े से ही चले गए। श्रीधर की आंखें अपने आप ही छत की ओर चली गईं। 4 साल का था जब बड़ी भाभी घर आई थी। घर की चाबियों के साथ साथ उन्हें श्रीधर की भी जिम्मेदारी दी थी दादा ने। छोटे भैया 18 के थे तब।
छोटे भैया कभी भाभी को माँ की जगह अपना ही नहीं पाए, लेकिन श्रीधर की तो नींद भाभी की गोद से होती थी और सवेरा भाभी की आवाज से। इसी घर के बरामदे में पीछे दौड़ दौड़ कर भाभी ने उसे खाना खिलाया था। और वो जो उधर किनारे बेंत की कुर्सी रखी है ना, पहली बार स्कूल बंक करने पे दादा से वहीं डांट पड़ी थी। जब 12वीं के एग्जाम में उसने शहर टॉप किया था तो आकर सबसे पहले छत पर बढ़िया सुखाती भाभी को ही बताया था। यही वजह थी कि नौकरी लगने के बाद उसने इस घर की मरम्मत में अपने पहले पूरे साल की सैलरी झोंक दी थी। उसके बाद भी वो रिपेयर के पैसे बराबर भेजता रहा था। 24 घंटे में यह दूसरी बार था जब श्रीधर का दिमाग सुन्न पड़ गया था। घर बेच देंगे, दुकान में बंटवारा, घर का बेचना। श्रीधर जानते समझते आया था, लेकिन सोचा था कि हाईवे वाली जमीन बिकने से और रसोई अलग अलग हो जाने से मामला रफा दफा हो जाएगा। ये घर बिकेगा ये वो सोच भी नहीं सकता था। हल्ला सुनकर मान्या भी बाहर आ गई थी। श्री! मान्या की चीख से श्रीधर का ध्यान टूटा। मान्या को अचानक तेज दर्द उठ गया था। वो गिरने को ही थी कि दादा ने संभाल लिया। मान्या उनके कमरे के ही बाहर खड़ी थी। बिट्टू इसको संभाल, मैं डॉक्टर साहब को लेके आता हूँ। दादा गाड़ी की चाबी लेकर दौड़े। भाभी तब तक ठंडे पानी की पट्टियाँ ले आई। श्रीधर मान्या का हाथ मसलता रहा। घबराहट से उसकी जान सूख रही थी। बड़ी भाभी उसके कंधे पर हाथ रखकर उसको हिम्मत देती रही। डॉक्टर आए और चेकअप करके बोले, चिंता की कोई बात नहीं है, मेरा ख्याल है स्ट्रेस हो गया इनको, 3 दिन बिल्कुल आराम करने दीजिएगा। अगले कुछ दिन दादा और बड़ी भाभी की जिंदगी जैसे मान्या के नाम हो गई थी। उसके खाने पीने, उठने बैठने, सबका ध्यान उन दोनों ने अपने हाथों में ले लिया था। श्रीधर भी बाहर की दौड़ धूप में लग गया था। उस शाम श्रीधर छत पर बैठा था जब दादा उसके पास आए। अभी कहना तो नहीं चाहता था बिट्टू, लेकिन वक्त कम है। कुमार बंटवारा जल्दी चाहता है। दुकान बिकने का मतलब है मेरा काम बंद हो जाना। बेटों की जिंदगी भी देखनी है भैया। तेरी भी तो जिंदगी अब शुरू हो ही रही है। ये घर के कागज़ हैं, तू दस्तखत कर देना। इसमें एक और लिफाफा है, ज़मीन बेच के जो रुपया आया था उसके 1/3 हिस्से का चेक है। सोच ले, 2 रोज़ हैं तेरे पास। दादा के जाते ही श्रीधर सर झुकाकर कुर्सी पर बैठ गया। वो नहीं चाहता था कि दादा को उसकी आंखों के आंसू दिख जाएं। श्रीधर के लिए कोई फैसला लेना मुमकिन ही नहीं था। उसने जमीन बेचकर आई रकम का चेक देखा था। उसकी समझ से बाहर था कि इतना रुपया मिलने के बाद भी छोटे भैया दुकान और मकान का बंटवारा क्यों चाहते थे। उन्होंने तो दूसरा फ्लैट भी ले लिया था। साझे का काम था। दादा के पास इतना रुपया नहीं था कि अपने हिस्से से नया काम और दुकान दोनों का इंतजाम कर लें। दोनों बेटे कॉलेज की पढ़ाई के लिए एकदम तैयार थे। उसे याद था जब उसकी फीस के लिए जरूरत पड़ी थी तो भाभी ने अपने कंगन हंसते हंसते दे दिए थे दादा को। अगर ग्रेजुएशन तक दादा ने खर्चा नहीं संभाला होता तो आगे कैसे पढ़ पाता वो। श्रीधर अपने कमरे में गया तो देखा मान्या जगी हुई थी। कैसा लग रहा है मानू? उसने मान्या का हाथ थामते हुए कहा। बड़ी भाभी वहीं बैठी थी। बेटर है, तुमने खाना खा लिया? मान्या ने सीधा सा जवाब दिया। नहीं बिट्टू, अभी नहीं खाया है। हम दोनों की थाली यहीं भिजवा देते हैं, रुको। भाभी उठती हुई बोली। खाना आने के बाद परोसते हुए भाभी बोली, बिट्टू छोटे भैया जिद्दी रहे हमेशा से, लेकिन अब की उनकी जिद सब डुबो देगी। पर तुम वही फैसला करना जो तुम्हारा जी चाहे। श्रीधर के कमरे में थाली रख के भाभी चली गई। मानू, हमें जल्द फैसला लेना होगा, दादा कागज दे गए। मान्या श्रीधर के पास आते हुए बोली, हमारा भी परिवार बढ़ रहा है श्री, उसको भी सोचो, आगे ज़रूरत बढ़ेगी ही। बाहर खड़ी भाभी इससे आगे नहीं सुन पाई। उस पूरी रात मान्या और श्रीधर में बहस चलती रही थी। अगली सुबह ही दोनों बिना किसी को बताए घर से निकल गए। जब देर शाम वो लौटे तो दादा ने पूछा, कहाँ थे? मान्या का मन नहीं लग रहा था, थोड़ा घुमाने ले गया था, श्रीधर ने जवाब दिया था। दादा को अच्छा तो नहीं लगा था, लेकिन मान्या की हालत देखकर चुप कर गए थे। अगले दिन फिर वही हुआ था। अगली सुबह श्रीधर को अपना फैसला सुनाना था। अगली सुबह मान्या और श्रीधर एक हाथ में अपना सामान और दूसरे में कुछ कागजात लेकर बाहर निकले।
मान्या का एक हाथ कस के श्रीधर ने थाम रखा था। छोटे भैया और दादा दोनों ही बाहर थे। दादा, छोटे भैया, बहुत सोचकर हम दोनों ने फैसला लिया है कि हम ये मकान नहीं बिकने देंगे। हम इन कागजात पे दस्तखत नहीं कर सकते। बड़ी भाभी की सांस का शोर सारे आंगन में गूंज गया था। दादा के चेहरे से जैसे सारा खून उतर गया था। उन्हें अचानक अपने बेटों का भविष्य डूबता नजर आने लगा था। दादा अपनी बेंत की कुर्सी पर बैठे बैठे ही जड़ हो गए थे। न सांस आ रही थी, न प्राण ही निकल रहे थे। आगे क्या होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं सोच पा रहे थे। पहले छोटे भैया की, फिर श्रीधर की पढ़ाई, फिर उनकी शादियां, अपने बच्चों की जिम्मेदारी, इन सब में वो अपने लिए तो कुछ भी जोड़ना भूल ही गए थे। और आज हासिल ये था कि वो हार गए थे। उनके चेहरे पर उनकी उम्र एक पल में ही 10 साल आगे बढ़ गई थी। आज पहली बार उन्होंने अपने आंसुओं को यूं सबके सामने बह जाने दिया था। उनका आंसू उनके चेहरे से नीचे गिर पाता उससे पहले श्रीधर ने उसे समेट लिया। वो और मान्या उनके सामने जमीन पर बैठे थे। ये खोलिए दादा, उसने एक लिफाफा बढ़ाते हुए कहा। दादा ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला तो विश्वास ही नहीं कर पाए। अपनी पुरानी दुकान के पास ही नई दुकान ले ली है। इधर जब मानू बीमार पड़ी तब आप लोगों ने उसको संभाल लिया था, तभी देखी थी ये जगह। पिछले 2 दिन में मान्या को भी दिखा लाया। हमारे हिस्से में जो ज़मीन के रुपए थे उनसे ही इसका इंतज़ाम हो गया। अब आप काम इसमें सेट कर लीजिए, दुकान छोटे भैया को बेच लेने दीजिए। दादा कहना चाह रहे थे कुछ, लेकिन एक खुरदुरे से क्यों के अलावा कुछ नहीं कह पाए। क्योंकि मेरी ज़मीन और मेरा आसमान दोनों आप ही हैं दादा। अगर इस घर की नींव में आपका पसीना है तो इसकी दीवारों को मैंने ताकत दी है, इसे कैसे बिकने देता। दादा फपक पड़े। मान्या और श्रीधर की ट्रेन शाम की थी। चलते वक्त दादा ने उन दोनों के हाथ में एक लिफाफा पकड़ाया था। जब मान्या ने रास्ते में लिफाफा खोला तो उसमें एक चिट्ठी थी। बिट्टू, आज तूने बड़ा बेटा होने के सारे फर्ज निभा दिए, पर मेरे बाप होने के फर्ज यहाँ नहीं ख़त्म होते। मेरे हिस्से के रुपयों में से आधे का चेक दे रहा हूँ बेटा, आने वाले बच्चे के लिए फिक्स डिपॉजिट में डाल देना। मेरे बाद मेरा सब कुछ 3 हिस्सों में होगा। तेरे रहते मुझे किसी बात का डर नहीं है। मेरे घर की दीवारें बहुत मजबूत हैं बेटा, आंधियां उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आने वाली नन्ही को बहुत आशीर्वाद। तेरा दादा। बस इतनी सी थी ये कहानी।